राजीव गांधी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष है या संयोजक है वो सीबी यादव जी को बनाया गया है। हाल ही में उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो इसमें जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर, प्रधान, जिला प्रमुख, एक्स प्रधान या जो भी पदों के ऊपर कभी पंचायती राज में रहे हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए इन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी है बना रहे हैं उसको बुलाया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस बैठक में हमारे प्रभारी राजस्थान रंधावा साहब भी पधारे थे। मैंने इनसे कल आग्रह किया कि आप आए हुए हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक है, तो आप पधारे हैं, तो इन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। हमारे कई लोगों के सुझाव आए, कई लोगों की मांगे भी आई, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, पंचायत राज कैसे मजबूत हो। हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के महान नेता राजीव गांधी जी ने पंचायती राज एक्ट नया ला करके पंचायती राज को मजबूती देने का काम किया। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि पंचायती राज की स्थापना पूरे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान से नागौर से की गई थी। तो तमाम लोगों की जो बात थी वो सब लोग सरकार की योजनाओं से बहुत खुश थे, महंगाई राहत कैंपों से खुश थे। उनकी छोटी छोटी बातें थी कि साहब जो पंचायत समिति के जो कमेटियां होती हैं, जिला परिषद की जो कमेटियां होती हैं, उनकी प्रॉपर समय पे मीटिंगें नहीं होती हैं। एक प्रधान को जो गाड़ी मिलती है उसमें भी जब महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं तो 2 महीने चलेंगे तो हमें तो 15 दिन का ही अधिकार मिलता है, तो हमारे सामने दिक्कत आ रही है। कुछ भत्तों की भी बात थी, कुछ सर्किट हाउस में ठहरने की भी बात थी, कुछ जो एसएफसी टीएफसी एफएफसी का पैसा मिलता है उसमें भी उन्होंने उनका ये कहना था कि जल जीवन जल मिशन में जब चल रहा है तो पानी के लिए ही केवल फाइनेंस कमीशन उसमें परमिशन देता है, तो वो दूसरे कामों में भी हमको अनुमत हो जाए, इस तरीके की बात भी थी। तो सारी बातें हुई। चूंकि मैं खुद पंचायती राज से निकला हुआ हूँ, मैं प्रधान रहा और उसके बाद में एमएलए बना और यहाँ तक पहुंचा, तो मुझे भी काफी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी जानकारी थी। तो हमने सबको उनके साथ में शेयर किया है कि किस प्रकार से जो जो सरकार से हम लोग मांग करवा सकते हैं वो हम लोग सरकार को लिखेंगे कि ये इनकी जायज मांगे हैं जिनको आप सरकार से इसको पूरा कराया जाए। और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पंच से लेकर के जो सरपंच हों, पंचायत समिति मेंबर हों, उनके माध्यम से जो किस प्रकार से सब लोग साथ मिलकर के जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम कराने की बात हो, चाहे दूसरी बातें हो, और सरकार की योजनाएं भी तकरीबन तकरीबन पंचायती राज के माध्यम से ही संचालित होती हैं। कोई बहुत रेयर चांसेज में, मैं कहता नहीं डिपार्टमेंट करते होंगे, कोई सड़कें फड़कें भले ही करते हो, बाकी सब चीजें जितनी भी योजनाएं आती हैं वो पंचायती राज के माध्यम से ही होती हैं, चाहे मनरेगा की बात हो चाहे कोई दूसरी बात हो। तो इन सबको हमने सुना है और हमने पूरा आश्वस्त किया है कि हम लोग आपके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है, इसको जो भी सुविधाएं चाहिए, जिस तरीके का सहयोग चाहिए वो हम लोग देंगे। और मैं समझता हूं कि जो जज्बा मैंने उनमें देखा है, जो काम करने का, और जो कांग्रेस की पार्टी की जो हमारी सरकार चल रही है उसके सरकार के जो काम के बारे में, महंगाई राहत कैंप एक ऐतिहासिक सफल हो रहे हैं, जिस प्रकार से 5 करोड़ से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1 महीना हो गया है, 1 महीना अभी और बाकी है। अन्य जो कैंप प्रशासन गांवों के संघ और शहरों के संघ भी हमारा जो अभियान चल रहा है उसमें भी काफी लोगों के काम हो रहे हैं। तो किसी भी सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो लोगों को घर जाकर के सुविधाएं दे। आज जमाना आ गया जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो हर तरीके से जो हम लोग उनको कैसे सुविधाएं दें, तो इस चीज पे भी चर्चा हुई है। और हम इनसे आग्रह की भी किया है कि सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको आप गांव ढाणी तक ले जाइए और इतने लोगों के साथ में रहिए, इतने लोगों की मदद कीजिए कि आप में से ही एमएलए एमपी बन करके आए। और मैं समझता हूं कि और ज्यादा लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज
की है। लोगों को भी चुनाव के लिए तैयार रहना। बिल्कुल, हमने कहा है कि भाई मैं पंचायती राज से प्रधान से आकर के आज 15 साल में 2005 में मैं आया था और प्रदेश अध्यक्ष तक और 3 बार एमएलए बन सकता हूं। तो मैंने मेरा जो मूल मंत्र है कि पंचायती राज में प्रधान रहते हुए मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच और ग्रामीण परिवेश के लोगों में खूब जो है वो भ्रमण किया, लोगों में बीच में गया, उनकी समस्याओं को सुना, उनके बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो वो जो जुड़ाव है वो ही मुझे यहाँ तक खींच के ला रहा है। और मैंने ये भी कहा कि जब मैं प्रधान के बाद में फर्स्ट टाइम एमएलए बना तो सबसे पहले मुझे राहुल गांधी जी ने बुला करके 35 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया था कि पंचायत राज से निकले हुए जो जनप्रतिनिधि युवा हैं वो एमएलए बने, वो क्या फील करते हैं, पंचायती राज में कैसे और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, आप एमएलए क्यों बने, आप प्रधान ज्यादा अच्छा होता है या एमएलए ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सब चीजें उस वक्त हुई और उस वक्त वहां मेरी एक एंट्री हो गई थी। और उसी एंट्री से मैं ये मानता हूं कि मैंने अपना काम किया, लेकिन पार्टी ने मुझे ऊपर खींचा। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उस पंचायती राज का और राहुल गांधी जी की पहली हमारी 2009 में जो मीटिंग हुई थी उसका मैं मानता हूं। क्योंकि उन्होंने हमेशा फिर जो उनके पास में फीडबैक जाता है उसमें से वो देखते रहते हैं कि कौन लोग कैसा क्या काम करते हैं। तो उसी हिसाब से मुझे मौका मिला तो मैंने अपने आप को जोड़ते हुए कहा आपको क्यों नहीं मिल सकता, आप काम कीजिए और काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आगे भी देखिए, पहली बात तो राजेंद्र जी राठौड़ का बात तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि आरोप तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत बड़े बड़े लगाए थे, लेकिन उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं थी। और आज तक 2G स्पेक्ट्रम हो चाहे कोई दूसरे जितने भी बातें हों उन्होंने कर करके सरकार हमारी बदल दी, लेकिन वो एक में भी ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात, मैं आरोप लगाना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ पे कि अगर इसमें कुछ भी है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 2013 से ये खेला चल रहा है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ मंत्री होते हुए वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में वो अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? उनको स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष 2013 से ये घपले बता रहा है और 5 साल में वसुंधरा जी के नेतृत्व में मैं मंत्रिमंडल का साथी रहा, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मेरे पद से त्यागपत्र देता हूं। पहले मेरी जांच कराई जाए और उसके बाद में उनको दूसरी बात कहनी चाहिए। जब वो 2013 से 14 से ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई भी नहीं बच सकता, उनमें से कोई भी नहीं बच सकता। तो इसलिए ये आरोप जो लगा रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर ये बेबुनियाद लगा रहे हैं, केवल एक माहौल क्रिएट करने के लिए बुला रहे हैं। अब 4 महीने में चुनाव आ गए इसलिए इस तरीके का माहौल बना दो कि ये तो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये हो गया वो हो गया। आप बताइए, जो पेपर लीक का मुद्दा बना रहे हैं, 8 पेपर उनको निरस्त करने पड़े पेपर लीक के लिए भारतीय जनता पार्टी, और 11 पेपर ऐसे थे जो लीक होने के बावजूद भी उन्होंने जानबूझ के बेशर्मी से वो जो नकल या पेपर आउट हो गए उसके बावजूद भी नियुक्ति दे दी और सही लोग वंचित रह गए थे। हमने राजस्थान की विधानसभा में, मैं चीफ व्हिप था, चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि तुम बेईमान लोग हो, पेपर आउट हो रहे हैं, इसको ठीक करो ठीक करो। 1 इंच भी उन्होंने उसके ऊपर कानून नहीं बनाया। और जब अब हमारी सरकार के समय में कड़ा कानून बना, सरकारी कर्मचारी बर्खास्त करने का कानून बना, और उसके बाद में इन बच्चों को पूरी तरीके से, ये बच्चे क्या चाहते थे कि सब दोबारा एग्जाम हो, दोबारा एग्जाम की बात आ गई। सबकी अब आगे से इनका शुल्क नहीं लिया जाएगा, वन टाइम शुल्क लिया जाएगा। पूरी की पूरी बसें उनकी लेने लेने ले जाने की फ्री कर दी। पारदर्शिता के लिए कड़े से कड़ा कानून उठा दिया। तो हमने किया। अगर ये कानून ये ले आते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये जो गैंगे हैं सक्रिय पूरे हिंदुस्तान में। आप बताइए, पंजाब में अभी अभी सूचना, ये 1 महीने पहले पेपर आउट हुआ है। हरियाणा में तो 9-10 साल से कोई एग्जाम ही नहीं करवाने के लिए कोई अधिकारी तैयार ही नहीं है। गुजरात में आज से 4 महीने पहले जब हम लोग गुजरात गए थे पेपर आउट हुआ था। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला क्या हुआ सबके सामने और पेपर आउट हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान, रेलवे में पता नहीं कितने पेपर आउट हो गए जो केंद्र की सरकार, अब केंद्र की सरकार नौकरियां भी नहीं निकाल रही है
और इसके ऊपर कोई कड़ा कानून? क्या पूरे देश में जब एक जैसी समस्या हो तो क्या जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, ये चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुई है क्या? इनको ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि साहब जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें इस तरीके से पेपर लीक की इतनी बड़ी घटनाएं हर स्टेट से आ रही हैं, तो हमको इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। उनको कोई 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 काम नहीं है उनका, उनको केवल और केवल करना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में इनकी भ्रष्टतम सरकार थी, भ्रष्टाचार के उन्होंने पूरे 70 साल के इतिहास में रिकॉर्ड कायम कर दिया और उनको जनता ने नकार दिया। तो उस से बचने के लिए यहाँ इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए कि साहब देखो, हाँ हम ही नहीं गए, हमने राजस्थान में ये मुद्दे उठा दिए इसलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ या आगे भविष्य में कभी जिंदगी में कोई भी सरकार ये गारंटी ले नहीं हो सकता, लेकिन घटना घटने के बाद में जितनी त्वरित कार्यवाही राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने की है, किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। इसलिए इनका ये कहना, ये खुद ही मतलब अपने सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, राजस्थान के जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वो स्वयं पीसी में बैठे थे, उनका प्रदेश अध्यक्ष ये बोल रहा है, उनका राज्यसभा का सांसद किरोड़ी ये बोल रहा है कि 2013 से ये घोटाले चल रहे थे डीओआईटी में, जैसा उन्होंने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, चूंकि वो मंत्रिमंडल के साथी थे वसुंधरा जी के, इसलिए उनको उसी वक्त ये जिम्मेदारी लेते हुए उनको त्याग पत्र देना चाहिए कि मैं यहां से शुरुआत करता हूं, अब आप जांच कराइए। उसके बाद में अगर कोई बात कहते तो ठीक होती। वो खुद को तो पाक साफ कर रहे हैं। 4 साल में 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया। चाइनीज मशीनें खरीदी गई, पॉज मशीन है, वो तो बीजेपी के राज में खरीदी गई। तो और मैं क्या कह रहा हूं भाई, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता उनमें है तो राजेंद्र राठौड़ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने वसुंधरा राजे जी के ऊपर और उनके कार्यकाल पर, उनके पूरे मंत्रिमंडल पर, उनकी सरकार के सीधा का सीधा एलिगेशन लगाया है कि ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे। तो फिर तुम बच कैसे सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, इस तो मोदी जी आ रहे हैं लगातार, मोदी जी के 3-4 दौरे हो चुके हैं, चुनाव अभी चल रहे, अपने सबसे मास्टर स्ट्रोक को अभी उन्होंने उतार दिया चुनावी समय में राजस्थान में। देखिए, मोदी जी तो कर्नाटक में भी किया था, क्या हाल हुआ, कितनी रैलियां की थी, गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे घूमे, लेकिन बेआबरू होकर के और वहां से निकले हैं। ठीक है, तो यहां कितने भी मोदी जी आए, पहले भी आए 3 बार, क्या करके गए? ईआरसीपी, कोई जवाब नहीं। जब दौसा में आए ईआरसीपी, कोई जवाब नहीं। अब अजमेर में आ रहे, कोई जवाब नहीं। मानगढ़ के लिए वो जो स्मारक था उसमें पैसे देने की बात थी, हमारी चीफ सेक्रेटरी को पूछ लिया था कि कितना पैसा लगेगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बावजूद मोदी जी का वहां घोषणा नहीं करना, मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के साथ में न्याय है। राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से हमारी सरकार 10 तरह की गारंटी दे रही है, किस तरह से घर घर जाकर के गारंटी कार्ड दे रहे हैं हम लोग, और किस तरीके से बिजली फ्री कर रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए 300 कॉलेजें हम लोग खोल रहे हैं, और जो काम कर सकते हैं वो सारा कर रहे हैं। इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, केवल और केवल ये दुष्प्रचार करना चाहते हैं, झूठे इलिगेशन लगाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता पाक एंड साफ कोई होगा, मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच होगी, जो पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी की है वो जेल के सलाखों में हो। राजस्थानी हिंदुस्तान का उदाहरण है कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 4.25 साल में जितने आईएएस आईपीएस या बड़े अधिकारियों को एसीबी के माध्यम से जेल के सलाखों में डाला है, उतना अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकारों के बारे में एक जगह का उदाहरण दे दें तो मुझे बता देना। सर, इनके सब बीजेपी के स्टेट मिला करके हमने उतनी अकेले में की। बीजेपी का ये भी कहना है कि राजस्थान में पावर क्राइसिस आ गया, 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आप 2 गुना पैसा वसूल रहे हैं। 13,000 करोड़ केवल अडानी को दे दिया आप लोगों ने महंगा कोयला खरीदने के लिए। देखिए, कोयले की शॉर्टेज, केंद्र सरकार की विफलता, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बैठी है वहां पर, रोजाना हर के घर को नोक कर रही है,
झूठे एलिगेशन लगा रही है। तो कोई भी जो कोयला निकालने वाला करने वाला वो सारे के सारे अपनी धंधेबाड़ी छोड़ करके चले गए। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि जो हमने बजट में घोषणा की है वो सबके सामने, जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं वो सबके सामने, उस गारंटी कार्ड की पालना नहीं हो तो आप मुझे कह देना, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते। सर लेकिन आपके मंत्री जी भी नाराज है, विश्वेंद्र जी, उन्होंने पत्र भी लिखा कि कोयला जो आपने जितने भी होटल्स हैं वहां पर बिजली का बना कर दिया कि लोड शेडिंग सात या मुझे मेरे संज्ञान में नहीं, ऐसे कोई व्यक्तिगत बात का मैं संज्ञान भी नहीं रखता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में चाहे किसी भी कीमत पे हमको बिजली खरीदनी पड़े, किसान को, आम उपभोक्ता को बिजली ठीक मिले, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार पहले से चिंतित कर रही है। और कहीं सुधार करने की आवश्यकता होगी और कोई बिजली खरीदने की बात करनी होगी तो हम लोग करेंगे। कांग्रेस कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कौन बन रहा है? हैं? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नया संसद बन रहा है। देखिए, इसके लिए हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा है, मैंने भी ट्वीट किया था, हम सब कर रहे हैं कि ये मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। सब कुछ में मैं ही टीवी पे दिखूं तो मैं ही सारे टीवी अडानी अंबानी को खरीदवा दिए कि मेरे ही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। राम मंदिर का शिलान्यास करूं तो मैं ही, दूसरा नहीं दिखना चाहिए आसपास में। और आज संसद का जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, अगर उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराते तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, सभी लोगों को बुलाते, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बुलाते। ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये खुद की दुकान नहीं है। ये लोकतंत्र 75 साल से सींच करके हमारे महान नेताओं ने दिया है। मोदी जी घर से लेके नहीं लेके आए इतना मजबूत लोकतंत्र। इसलिए इसकी खिल्लियां नहीं उड़ानी चाहिए, ये असंवैधानिक काम है। कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि लोकसभा के संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। सर बीजेपी को इलेक्शन का आरोप लगा ही नहीं है।